हाल ही में चाइना ने कुछ ऐसा किया है जिससे इंडिया और चाइना के बीच की जो खाई थी वो और बढ़ चुकी है। पहले पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब म्यांमार, ये चारों देश चाइना के खेमे में जाके बैठ चुके हैं। तो क्या ये चाइना की कोई रणनीति है इंडिया को चारों तरफ से घेरने की, या फिर इंडिया ने भी कोई एक ऐसा मास्टर प्लान बना के रखा है जिससे वो चाइना को भी चारों तरफ से घेर ले। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश ने अभी लेटेस्ट ही मोंगला पोर्ट चाइना को दे दिया है। तो अब चाइना को उसने ऐसा क्या किया, चाइना का ऐसा क्या साथ दिया जिससे इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते जो है वो और बिगड़ने वाले हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज के इस मुद्दे को। एक न्यूज़ आई है कि आफ्टर पाक इट्स बांग्लादेश म्यांमार चाइना प्लान्स न्यू कॉरिडोर बॉर्डरिंग इंडिया। मतलब जैसे ही चाइना ने CPEC डेवलप किया हुआ है पाकिस्तान में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वैसा ही कॉरिडोर अब चाइना बांग्लादेश और म्यांमार के साथ डेवलप कर रहा है जो जस्ट इंडिया को टच करते हैं। मतलब एक तरीके से चाइना वेस्ट से इंडिया को घेरने की कोशिश में है और दूसरी तरफ से अब ईस्ट से भी घेरने की तैयारी पे लगा हुआ है। ये बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ये चाइना की एक जगह है कुनमिंग। ये यहाँ की जो उनका एक प्रांत है, यूनान प्रांत, उसकी कैपिटल है। यहाँ से एक रोड इनिशिएटिव उन्होंने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करने का सोचा है जो मांडले यंगून पोर्ट होते हुए ढाका तक जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया हुआ है। ये कास्गार है जो चाइना के सिंजियांग प्रांत में आता है। यहाँ से इन्होंने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जो अरेबियन सी में ग्वादर पोर्ट तक ख़त्म होता है। पहले इसका जो रोड इनिशिएटिव था, जो रोड का इन्होंने जो मैप बनाया था, वो गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए ऐसे जाना था, लेकिन इसके बाद ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये POK होते हुए, यहाँ से होते हुए ऐसे आया है। अब POK ये तो हमारा हिस्सा है, इंडिया के हिस्सा होने के बावजूद इसका ये जो हिस्सा हमें पता है POK पाकिस्तान के अंदर आता है और इंडिया ने बहुत ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्शन भी किया था। अब सेम चीज़ चाइना बांग्लादेश और म्यांमार के साथ कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चाइना को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। चाइना बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन में अपना कंट्रोल इतना क्यों चाहता है, वो इतना क्यों तावला बैठा हुआ है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला है मलक्का स्ट्रेट में उसकी डिपेंडेंसी। अब मलक्का स्ट्रेट अगर हम देखें, यहाँ पर है, मलक्का स्ट्रेट यहाँ पर है। अब इंडिया जो अभी यहाँ से जो हॉर्मुज में आपने देखा था कितनी तनातनी हो गई थी, कितना ऑयल और गैस की सप्लाई को लेकर के कितनी प्रॉब्लम पूरी दुनिया ने फेस की थी। तो सेम यहाँ से होते हुए जो इंपोर्ट होता है चाइना का, वो 80 to 90% जो चाइना का इंपोर्ट ऑयल एंड गैस का होता है वो मलक्का स्ट्रेट से होता है। अब अगर कभी कोई वॉर हो जाती है और इंडिया या फिर कोई और कंट्री यहाँ पे एज ए चोक पॉइंट इसको यूज़ कर लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं, तो एनर्जी सप्लाई चाइना की 80 to 90% जो यहाँ से होके जाती है वो बाधित होगी, वो रुकेगी। इसी वजह से चाइना अपनी डिपेंडेंसी मलक्का से ख़त्म करना चाहता है और इसीलिए वो रोड के थ्रू यहाँ से अपनी देश तक पहुँचना चाहता है। सेम उसने ग्वादर से लेकर के ऐसे किया, यहाँ से लेकर के गया, यहाँ से वो कुछ पाइपलाइंस बिछाना चाहता है। इस पाइपलाइंस के थ्रू वो गैस ऑयल को अपने देश में इंपोर्ट करेगा। अब देखते हैं इसके साथ डायरेक्ट एक्सेस टू बे ऑफ बंगाल। स्ट्रैटेजिकली इंडिया को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए भी बे ऑफ बंगाल पे उसका एक पावर, एक रणनीतिक स्थान या फिर कहते हैं रणनीतिक स्ट्रैटेजिकली एक जगह बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही कनेक्ट यूनान प्रोविंस टू इंडियन ओशन, अपनी जो BRI है, जो उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इसको इम्प्रूव करने के लिए, अपनी एनर्जी सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रेड और सप्लाई चेन को इसको इम्प्रूव किया, इसको सिक्योर करने के लिए चाइना ऐसा कर रहा है। अब ये जो
कॉरिडोर बन रहा है चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार का, तो क्या ये अभी नया है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये पुराना कॉरिडोर है। ये पहले 1990 में जो कुनमिंग था, एक इनिशिएटिव चाइना ने लिया था, उसमें उसने एक इनिशिएटिव कुनमिंग एक इनिशिएटिव लेकर के आया था वो, जिसमें वो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर BCIM लेकर के आया था, जिसमें बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, ये 3 थे। मतलब कि कुनमिंग से होते हुए रोड मांडले होते हुए, ढाका होते हुए कोलकाता तक आने वाली थी, और 1999 में ये पास किया गया था। इससे एक तरीके का द्विपक्षीय जो व्यापार था, एक दूसरे का आर्थिक व्यापार, इसको मजबूत करना, रोड और रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाना, जैसे आपने लिखा होगा 2800 किलोमीटर लंबा था ये। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जैसे रोड, रेल, वाटरवेज, पोर्ट्स, इन सबको इम्प्रूव करना था, अपना इंक्लूड करना था साथ में। और एक तरीके से चाइना की जो एक सर्दर्न सिल्क रोड इनिशिएटिव था, इसको पुनर्जीवित करना था। अब ये सिल्क रोड इनिशिएटिव क्या है चाइना का? ये है यूरेशिया, मतलब यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इस सब को मिला करके चाइना ने एक अपना इनिशिएटिव शुरू किया कर रखा है, जिसको वो जैसे पुराने टाइम में सिल्क रोड चलता था चाइना का, उसी के तर्ज पे बना रहा है कि एक तरीके से रोड और सी कनेक्टिविटी को बढ़ा करके पूरी कनेक्टिविटी यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक बनाना। लेकिन ये बन नहीं पाया। ये जो कॉरिडोर BCMI था वो कंटिन्यू नहीं रह पाया। क्यों कंटिन्यू नहीं रह पाया? सबसे पहले हमने देखा था पहले कि जो POK से हो करके जो CPEC की जो रोड जा रही थी, इसमें इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि POK वो हमारा हिस्सा है। इंडिया का कहना था कि वो हमारी कंट्रोल पे, भले वो आज हमारी कंट्रोल पे नहीं है, लेकिन वो हमारा हिस्सा है। एक तरीके से अगर आप हमारी जगह पे कोई रोड, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी के लिए ये चोट जैसा है, तो हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं ये जो BCIM था, इससे खुद को दूर कर लिया था। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच। उस टाइम सिविल वॉर जैसी कंडीशन थी म्यांमार में। अभी भी म्यांमार में जो म्यांमार का एक रखैल प्रांत है, वहाँ पर कंटिन्यू प्रॉब्लम चलती ही रहती है। आई थिंक कल या परसों की न्यूज़ है, वहाँ पर काफ़ी बॉम्ब वगैरह अटैक हुए हैं और काफ़ी लोगों की जान गई है। वो मोस्टली रोहिंग्यास वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पर एक अनस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन बनी ही रहती है। साथ में सिक्योरिटी कंसर्न था, बॉर्डर सेंसिटिविटीज, लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। इस चक्कर में ये BCIM जो कॉरिडोर बनना था वो कंटिन्यू नहीं हुआ। अब चाइना ने क्या किया है? चाइना ने इससे इंडिया को ही बाहर कर दिया है। चाइना का कहना है कि हमें इंडिया की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ मांडली और फिर यहाँ से होते हुए हम यहाँ तक लेकर के आएंगे। अब इससे चाइना को बे ऑफ बंगाल का डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर उस साइड आपने देखा होगा ग्वादर पोर्ट से उसे अरेबियन सी का एक्सेस मिल रहा है, हम्बनटोटा से उसे इंडियन ओशन का एक्सेस मिल रहा है। अब हम्बनटोटा में 1 साल पहले की न्यूज़ है कि चाइना की न्यूक्लियर सबमरीन देखी गई थी। आप इमेजिन कीजिए, चाइना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है, लेकिन धीमे धीमे वहाँ पर अपनी मिलिट्री बेस भी डेवलप करने लग जाता है। और सेम वो यहाँ करने वाला है, सेम वो ग्वादर में करने वाला है, और हम्बनटोटा में तो वो कर ही रहा है। तो एक तरीके से इंडिया तीनों तरफ से चाइना से घिर चुका है। अब ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है। यहाँ पर जिबूती इसके अंडर पे है, माराओ मालदीव का ये पोर्ट इसके अंदर पे है, ग्वादर तो है ही, हम्बनटोटा है, चित्तगांव है, और यहीं पर एक क्यांग फ्यूंग करके एक पोर्ट है म्यांमार का, वो भी इसके ही अंडर पे है। मतलब डेवलपमेंट के नाम पे, इकोनॉमिक जोन डेवलप करने के नाम पे चाइना सबसे इसने पोर्ट ले रखा है। इसको तो 99 ईयर की फाइनली लीज पे ले रखा है, क्योंकि जब उसने श्रीलंका को उधार दिए पैसे और पोर्ट डेवलप किया, और जब वापस देने की बारी आई तो श्रीलंका के पास इतने पैसे नहीं थे। आपने भी कंडीशन 2 साल 3 साल पहले सुनी होगी, श्रीलंका की कंडीशन कितनी बेकार हो गई थी, जो एक तरह से सिविल वॉर जैसी कंडीशन थी वहाँ पर। तो फाइनली अब 99 साल के लिए लीज पे ले रखा है इसने हम्बनटोटा को। अब इसके रिस्पॉन्स में आपको लग रहा होगा कि
चाइना ने तो तीनों तरफ से इंडिया को घेर लिया है, ऊपर तो चाइना बैठा ही हुआ है, लेकिन इसके बदले इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया का स्टैंड क्या है? क्या इंडिया इतना कमज़ोर है? क्या खुद पे आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना सक्षम नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए अपना एक इनिशिएटिव लेकर के आता है, इंडियाज नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अब इसमें इंडिया क्या कर रहा है? इसमें इंडिया ने ईरान का चाबहार पोर्ट डेवलप किया, दुकुम ओमान का, अभी सेशल्स गए ही थे, पीएम मोदी जी सेशल्स गए थे, वहाँ पर डिफेंस कुछ डील इंडिया की हुई है, वहाँ पर मिलिट्री बेस भी है इंडिया का। साथ ही यहाँ पर चांगी सिंगापुर पे है, सबांग इंडोनेशिया का है, वियतनाम जापान से लेकर के एक तरीके से पूरा इंडिया ने पूरा साउथ ईस्ट एशिया, इधर साउथ चाइना सी से होते हुए इंडिया को एक तरह से इंडो पैसिफिक पे और साउथ चाइना सी पे पूरा इन्फ्लुएंस करते हुए चाइना को घेर रखा है। अब आप ये देखेंगे कि इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है, इसके तर्ज पे इंडिया वहाँ पर मिलिट्री एक्सेस डेवलप कर रहा है, मैरीटाइम एक्सेस जो अपना वहाँ उन पोर्ट्स में उन जगह पे बना रहा है, साथ ही वो कोस्टल रडार सिस्टम डेवलप कर रहा है। अब एक कोस्टल रडार सिस्टम किस लिए? कोस्टल रडार सिस्टम डेवलप करने से वो आसानी से चाइना की किसी भी चीज़ जो गतिविधियाँ होंगी स्ट्रैटेजिकली उस पर निगरानी रख सकता है। साथ ही इंडिया ने यहाँ पर निकोबार, जो हमारे अंडमान निकोबार, इसमें निकोबार प्रोजेक्ट लेकर के आया है। इसके थ्रू वो मलक्का पे पूरा ध्यान कंट्रोल कर सकता है कि कभी भी कुछ भी हुआ तो ये ऐसे चोक पॉइंट इंडिया यूज़ कर सकता है। तो इंडिया भी स्ट्रैटेजिकली खुद को बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है चाइना को उसी तरीके से जैसे चाइना उसे घेर रहा है। इंडिया ने पूरी रणनीति वैसी ही बना रखी है कि उसे चाइना को कैसे काउंटर करना है। साथ ही कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। अंडमान निकोबार कमांड फॉर इंडियन ओशन सिक्योरिटी को बढ़ाना, डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सितवे पोर्ट, चाबहार पोर्ट, सितवे पोर्ट को भी डेवलप कर रहा है म्यांमार पे। साथ में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी कर रहा है। हमारी नेबरहुड पॉलिसी है, फर्स्ट नेबरहुड, मतलब कि इंडिया अपनी जो फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के थ्रू म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनको भी कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देता है। मतलब बांग्लादेश के साथ इंडिया का सबसे ज़्यादा बायलैटरल जो ट्रेड होता है वो बांग्लादेश के साथ हुआ है लास्ट ईयर। तो इसके थ्रू भी इंडिया कहीं ना कहीं अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू, अपनी इस ईस्ट एशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू, फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के थ्रू भी इन चीज़ों को टैकल करने की कोशिश में लगा है। साथ में क्वाड तो जब तक ट्रम्प है तो इतना एक्टिव रहना नहीं है, लेकिन बिम्स्टेक है, आसियान जैसे में अपनी पोजीशन को, अपनी डिप्लोमेटिक पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। साथ में इनहेंसिंग मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, सर्विलेंस बढ़ाना वहाँ पर, मॉडर्नाइजिंग नेवी, इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन इंडियन ओशन, अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करने के लिए प्रॉपर जुटा हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए तो और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, इंटरनल कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में भी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि तिस्ता प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश चाइना को देने की कगार पे है। भी फाइनल इस पे हुआ नहीं है कुछ भी कि उसने चाइना को दे ही दिया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो चिकन कॉरिडोर के बहुत ही पास आके चाइना बैठ जाएगा, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि चिकन कॉरिडोर ही हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उसको कनेक्ट करता है, और वो जो कॉरिडोर है वो सिर्फ 22 किलोमीटर है। अभी रिसेंटली उसको बढ़ाने के लिए कुछ चल रहा है कि उसको थोड़ा चौड़ा किया जाएगा, लेकिन बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन जो अभी हैं वो थोड़े ऊपर नीचे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो ईस्ट स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट में भी ध्यान देना पड़ेगा, और साथ में उन पर फोकस भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर सर्विलेंस बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमने अपने वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा पे एक फोकस काफ़ी बना के रखा है, उस पर निगरानी बना के रखा है, वैसे ही हमें अब ईस्ट जो हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पर भी उतना ही फोकस और कनेक्टिविटी उतने ही डेवलप करने की ज़रूरत है। तो आगे इस पर क्या अपडेट होती है,
और इंडिया का क्या स्टैंड है, अभी एस सच कुछ अभी आया नहीं है, लेकिन इंडिया इस जो इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है तो इस पे क्या स्टैंड लेता है, और म्यांमार के साथ उसकी जो या फिर बांग्लादेश के साथ उसकी जो भी बातचीत आगे होती है, इसके लिए मैं अपडेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।